नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और हमारे खास मेहमान है महबूबा मुफ्ती, जो फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर भी है और पीडीपी की अध्यक्षा भी है। मैडम, आपका स्वागत है। सवाल यहां से शुरू करते हैं कि आपकी अपना गढ़ है अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहां पे पोल परसेंटेज बड़ा कम हो रहा है और आप क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, जो इस वक्त डिसइल्यूजनमेंट है लोगों में एक नाउमीदी सी पैदा हो गई है कि हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने बहुत ही मुश्किल हालात में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, ये सोच के कि जो वाजपेयी जी के टाइम में जो पाकिस्तान से वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, हुर्रियत के साथ बातचीत हुई थी, रास्ते खुले थे, उसी किस्म का माहौल मोदी जी के साथ हाथ मिलाने से भी होगा। पर लोगों को, जब हमने लोगों को यहाँ मोदी जी की रैली में जो श्रीनगर लेके आए, तो जिस तरह वाजपेयी जी ने उस वक्त एक स्टेट्समैन की तरफ पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हुर्रियत के साथ बातचीत की ऑफ़र की, इंसानियत के दायरे में, मोदी जी ने बिल्कुल स्नब कर दिया कि मुझे किसी की राय देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है फॉरेन अफेयर्स में। उसकी वजह से लोगों का वो जिस उत्साह से, जिस उम्मीद से उन्होंने मुफ्ती साहब का ये जो एक फ़ैसला इसको स्वीकार किया था, इसको एक्सेप्ट किया था, कहीं ना कहीं लोगों को दिल में लगा कि ये इन्होंने हमें धोखा दे दिया। उसकी वजह से एक डिसइल्यूजनमेंट जनरल है और हमारे ऊपर गुस्सा भी है कि भाई जब ये बीजेपी के साथ क्यों गए, क्योंकि बीजेपी ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस में बातें की थी उस पर उन्होंने अमल नहीं की, ये भी है। और दूसरा, जो हमारे कंट्री में इस वक्त जो डिस्कोर्स चल रहा है वो लगता है कश्मीर के ख़िलाफ़ है। हुर्रियत को पकड़ो, एनआईए के रेड्स डालो, क्रैक डाउन करो, यासीन मलिक बीमार है उसको जेल में डाल दो, रास्ते हाईवे को, नेशनल हाईवे को बंद कर दो, जो ट्रेड है एलओसी ट्रेड उसको बंद कर दो, मस्कुलर पॉलिसी, पूरा हीटिंग टच देना है मिलिटेंट्स को और सेपरेटिस्ट को। तो ये कश्मीरियों को लगता है ये सारा डिस्कोर्स हमारे खिलाफ जा रहा है। और बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जब वहाँ किसी मुसलमान को लिंच करते हैं, मार देते हैं कि आपने क्या खाया, किसका मीट खाया, और गालियाँ गलोच करते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, उसकी वजह से यहाँ का इंसान जो है और ज़्यादा वो गुस्से में आ जाता है। और वो भी एक वजह है कि पोलिंग परसेंटेज कम हो जाती है, एक रिएक्शन हो जाता है। और चूंकि अनंतनाग का, इस्लामाबाद जिसको हम कहते हैं, और बिजबाड़ा, ये कुछ इलाके ज़्यादा हसास हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हैं। लेकिन मैडम, लोग कहते हैं कि आपको खुद भी एहसास होता होगा कि आप जब स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का देहांत हुआ था, उसके बाद आपने काफ़ी पाज लिया था कि क्या दोबारा गवर्नमेंट बनाई जाए इनके साथ। नहीं, क्या आपको लगता है वो ब्लंडर हुआ है? नहीं, ब्लंडर तो क्या कहूँ मैं, मैंने 3 महीने लगाए। मैं चाहती थी पहले बीजेपी वालों से मैं कुछ जो एजेंडा ऑफ अलायंस पे कुछ मैं उनसे प्रैक्टिकली करवा लूँ। जैसे मैंने उनको कहा था मुझे एक पावर प्रोजेक्ट आप मिनिमम वापस दे दीजिए, अगर 2 की आपकी कमिटमेंट है। हाँ, और दूसरा मैंने उनको बोला कि भाई आप जो हैं कहीं कहीं पर जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत नहीं वहाँ से आर्मी हटाइए, और भी कुछ बातें मैंने उनको रखी थी शर्त। और वो कहीं ना कहीं उस वक्त मजबूर थे, वो मानने के लिए तैयार भी हो गए थे। पर ऐसे में कुछ हमारे अपनी पार्टी के कुछ लोग निकले जो चले गए बीजेपी के साथ। उनको बोला कि आप इसके बात क्यों सुन रहे हो, हम वैसे भी आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अगर पार्टी तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई और कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसे फैसले किए जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के मुखालिफ है, जैसे 35A है, 370 को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया, तो लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि महबूबा मुफ्ती पीछे हट गई, इसकी पार्टी को तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई और खुदा ना खासा जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। तो हालांकि 2 साल मैं रही तो मैंने 370 या 35A को इनको हाथ लगाने नहीं दिया। मैंने पूरा जो अपना एजेंडा था मैं उस पर कायम दायम रही। तो इसलिए उस वक्त ये मजबूरी बन गई मेरे लिए, जम्मू कश्मीर के बका की खातिर, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट की खातिर, अपनी पार्टी बचाने की खातिर नहीं। अपनी पार्टी तो मुफ्ती साहब ने उसी वक्त दाव पे लगाई जिस वक्त हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। मगर ये ना हो कि मेरी पार्टी के नाम पे अगर जो सरकार बनती है वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसे फैसले ना करे बीजेपी के कहने पे जिससे कल को जम्मू कश्मीर के मफाद को, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है। 35A को लेकर के आपने अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं लड़े, बाइकआउट किया, तलवार अभी भी लटक रही है, फिर आप लोकसभा क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए क्या हो गया कि जो 35A की जिस दिन हियरिंग थी वहाँ ये बताया गया जब तक कि ये लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक इसका फैसला हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसको खुद लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन के साथ कनेक्ट किया। उसकी वजह से लोगों में बहुत डर और खौफ हो गया कि अब क्या होने वाला है, ये पंचायत और लोकल बॉडीज इलेक्शन का क्यों इंतजार कर रहे हैं। तो उसको जो लोगों में एक डर था, एक खौफ था, एक वसवसा था 35A को लेके। तो हम उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम उनको ये नहीं कहना चाहते थे कि वह हम केयर नहीं करते हैं।
हमने उनको कहा कि आपको भी फिक्र है, हमें भी फिक्र है, इसलिए इस वक्त लोकल बॉडीज इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैडम, मैं मुफ्ती साहब के साथ मैं बहुत बार रहा हूँ, वो बड़े नेशनलिस्ट सोच के थे, लेकिन जब आप बात करते हैं कि 35A के साथ कोई छेड़खानी करेगा, 370 के साथ छेड़खानी करेगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल सच कहती हूँ मैं। देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जी। हमारा रिश्ता मुल्क के साथ किसी और रियासत की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थे। जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसको पाकिस्तान के साथ जाना था, पर जम्मू कश्मीर के हम लोगों ने फैसला किया, शेख साहब ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं किए, महाराजा हरी सिंह ने फैसला किया हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे मगर कुछ शर्तों पे जाएंगे, बिकॉज हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारा एक अलग कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ शर्तें रखी जी। उन शर्तों में हमारे स्पेशल राइट्स हैं, एज सिटीजनशिप राइट्स हैं, हमारा झंडा है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं जो महाराजा के वक्त में भी थी, कि महाराजा के वक्त में भी 1938 में उन्होंने ये कानून बनाया था कि कोई भी बाहर का जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता है, कोई भी यहाँ स्टेट सब्जेक्ट उसको नहीं मिल सकते बाहर के, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो अगर आज आप जिन शर्तों पे हमने मुल्क के साथ हाथ मिलाया, अगर आप उन शर्तों को तोड़ना चाहते हो, तो महबूबा मुफ्ती जैसे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या दूसरी जमातें हैं, तो उसके लिए तो यहाँ मुल्क का दिफा करना, मुल्क को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही मैंने कहा कि झंडे को तो उठाने की बात तो दूसरे है, कांधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैडम, आपने जम्मू, पुंछ और उधमपुर डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के कांग्रेस को सपोर्ट किया है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे कुछ हालात बनते हैं, क्या एनसी के साथ आप मिलकर के गवर्नमेंट बना सकते हैं, या फिर दोबारा आप बीजेपी को ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं, बीजेपी के साथ तो मेरे ख्याल में मोदी जी के पास बहुत बड़ा मैंडेट था और उसी मैंडेट को देखते हुए मुफ्ती साहब ने ये फैसला किया था कि इसके पास बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर है। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये दुनिया में पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता है हमारा मुल्क, मगर चूंकि जम्मू कश्मीर एक बेड़ी की तरह टांग में अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ जो होता है उसकी वजह पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती हैं। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने मोदी जी का मैंडेट देख के और वाजपेयी जी के साथ जो एक्सपीरियंस रहा था, और उस वक्त मोदी जी के पास बहुत बड़ा मैंडेट था, जब इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो उनसे उम्मीद थी कि ये पीस प्रोसेस को आगे चले, जब उन्होंने उस पर नहीं किया, तो अब तो बीजेपी का सवाल ही नहीं है। अब तो मुझे लगता है बीजेपी अगर पावर में आती भी है तो बहुत कमज़ोर तरीके से आएगी। तो हमारा तो मकसद ही था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का, जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, और तो कोई नहीं था। सरकार तो मुफ्ती साहब कांग्रेस के साथ भी बना सकते थे। इन केस दोबारा बीजेपी उसी स्थिति में आती है, 282 सीटें लेती है एनडीए, फिर ऐसे हालात बनते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ख़राब रहा, कि हमने लोगों का गुस्सा झेला, लोगों की नफरत झेली, ये सोच के कि हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम मसले कश्मीर का हल ढूंढने जा रहे हैं, हम खून खराबा बंद करने के लिए जा रहे हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस को सिविलियन एरिया से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं, हम एस्पा को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाने के लिए जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग के लिए जा रहे हैं, हुर्रियत के साथ डायलॉग के लिए जा रहे हैं। जब इनमें से कोई बात वैसे हुई नहीं जैसे होनी चाहिए थी, तो फिर क्या है, कैसे हम इनके साथ दोबारा जाने की? मैडम, आपने कहा कि आपने अपने टाइम में 370 की बात नहीं करने दी, 35A की बात नहीं करने दी, लेकिन जीएसटी आपके विरोध के बावजूद लगा, सरफेसी एक्ट आपके विरोध के बावजूद लगा? नहीं, कोई विरोध नहीं, हमने असेंबली में पास किया जीएसटी को जी, पूरी बहुमत से पास किया जी, क्योंकि जीएसटी का पास होना इसलिए जरूरी था कि आपके मुल्क के साथ आप कारोबार करते हो। हमारे यहाँ जो ट्रेडर्स हैं मुल्क के साथ कारोबार करते हैं, मुल्क के लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, तो ये तो सिस्टम ही सारा टूट जाता। अब जीएसटी से बाहर कैसे? मगर हमने तो दूसरी जमातों की तरह चोर दरवाजे से कोई काम नहीं किया, हमने बाज़ाब्ता इसको असेंबली में डिबेट किया और असेंबली में पास किया जी। दूसरी बड़ी नई जो पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, शाह फैसल आ रहे हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस स्ट्रेंथन हो रही है, डॉक्टर इंजीनियर रशीद यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्या क्या लगता है कि ये कुछ सोची समझी साजिश है? देखिए, एक जमहूरी निज़ाम में मैं समझती हूँ हर एक को हक है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएं और उसके बाद आगे चलें। हाँ, कभी कभी शक हो जाता है जब हम देखते हैं ये जो नई नई जमातें आ रही हैं, इनके पास पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं ये लोग जी, तो फिर शक हो जाता है कि हम तो इतनी पुरानी जमात है, मैं चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरे वालिद होम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है इस तरह पानी की तरह बहाने के लिए, हम तो बहुत मुश्किल से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। ये जो बाकी पार्टीज़ हैं
तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो शक हो सुई कहीं ना कहीं एजेंसीज की तरफ चली जाती है कि कहीं ना कहीं इनको पीछे से फीड किया जा रहा है। मैडम आपको गुस्सा लगेगा लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, वो जो टॉफ़ी वाला बयान, दूध वाला बयान, उसके बाद आप यू टर्न ले लेती हैं। नहीं, मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया। मैंने ये कहा उस वक्त भी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो लड़के जिनको जिस वक्त हालात आज भी एनकाउंटर होते हैं, आज भी 2-2, 3-3 एनकाउंटर होते हैं, मगर आज कोई आर्मी कैंप पे हमला नहीं करता, आज कोई पुलिस स्टेशन के ऊपर उसको आग लगाने नहीं जाता है। बुरहान वानी का जब वाक़या हुआ उस वक्त कुछ ऐसे शरारती लोग थे जिन्होंने बच्चों को आगे कर दिया, जुलूस के आगे बच्चों को कर दिया, और बच्चे जब सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के सामने पहुंच गए, वो जो बड़े लोग थे वो खुद भाग गए और सामने छोटे छोटे 15 साल, 16 साल, 18 साल के लड़कों को कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर गोली चली, पैलेट चला, जिससे लोग ज़ख्मी हो गए, लोग मर गए। तो मुझे तो दुख होगा एज अ मदर। तो अगर माँ को भी कभी गुस्सा, बच्चा अगर किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहा है, बार बार हाथ लगाता है, तो माँ उसको थप्पड़ भी मारती है और कहती है क्या क्या कर रहे हो वहाँ पर। आपके टेंडर पे पैलेट का बड़ा इस्तेमाल हुआ और बहुत सारे करीब 11,000 ऐसे बच्चे हैं, यूथ हैं जिनको ये पैलेट्स लगी हैं। कुछ नॉर्मल ब्लाइंड हो चुके हैं, कुछ ब्लाइंड हो गए। आपको कभी दुख होता है इस चीज़ का? बहुत दुख है, मगर मैंने एक चीज़ तो कम से कम कर ली कि जो मेरे वक्त में जिनकी आंखें चली गई, कुछ उसमें कोई मेरे ख्याल में 10-11 लोग हैं, जिसमें 4-5 की तो ब्लाइंड हो गए हैं और उसमें कुछ हाफ ब्लाइंड है। तो मैंने कोई मेरे ख्याल में 2 दर्जन लोगों को मैंने कोशिश की, हालांकि आँख उसका तो ये तो कोई कीमत नहीं है जो रोशनी होती है इंसान की, मगर मैंने कोशिश की उनको रिहेबिलिटेट करने की, हालांकि वो काफ़ी नहीं है। मैंने कोशिश की अपने तरीके से कि ये लोग जो है ज़िंदगी भर ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, जो जो मेरे तक पहुंच पाए जी। तो ये बहुत बुरा वक्त है, क्या करें। मैंने पहले भी कहा कि आज भी एनकाउंटर होते हैं, मगर आज लोग इस तरह आर्मी कैंपों पे हमला नहीं करते हैं, पुलिस स्टेशन पे हमला नहीं करते। उस वक्त लोगों का एक जो है एक सैलाब चला गया, आर्मी कैंप, पुलिस, हमारे कोई दर्जनों पुलिस स्टेशन जला दिए, आग लगाई उनको। तो बदकिस्मती से वहाँ से पैलेट चले, गोलियाँ चली, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आपको लगता है कि उस वक्त अगर ठीक से हैंडल किया होता, मुझे याद है 9 जुलाई 2016 मैं बनिहाल से वापस गया था, उस वक्त बुरहान वानी केस में हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उस वक्त तैयारी कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कर रही थी, क्योंकि जब भी एनकाउंटर होता है तो उसके बाद तो एनकाउंटर के बाद तो कभी इस किस्म की हरकत नहीं होती है। 2010 तब हुआ जब 2009 में फेक एनकाउंटर हुआ था मत्सल में, 3 सिविलियंस को पकड़ के मार दिया था, तो इसलिए लोगों को गुस्सा आया, लोग सड़कों पे आ गए। इसी तरह पत्थरबल में फेक एनकाउंटर हो गया, लोग सड़कों पे आ गए। यहाँ तो एनकाउंटर था, तो आज भी एनकाउंटर होते हैं। एनकाउंटर के बाद कहीं लोग जो है जुलूस नहीं निकालते हैं, कैंपों को आग नहीं लगाते हैं, पुलिस स्टेशन पर हमले तो पहली बार हुए। इसका मतलब है कुछ लोग थे जो साजिश कर रहे थे कि उनको मौका मिले, वो उसका फ़ायदा उठाए और इसी तरह वो पुलिस स्टेशंस और आर्मी कैंप्स पे जाके लोगों के हुजूम को लेके जाएं और ख़ुद भाग जाएं। मैडम, जब मिलिटेंट्स किसी का गला काटते हैं, हम शुद्ध हिंदी में रेप ना बोलते हैं उसको, तो आपको बुरा नहीं लगता है? बहुत बुरा। जब मिलिटेंट्स की बॉडी जल जाती है इनकाउंटर में, तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा, दोनों टाइम बहुत बुरा लगता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जिस वक्त हम मिलिटेंट के एक्शन को कंडेम करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो जो है मीडिया उसको ज़्यादा तूल नहीं देता है। पर जब हम मिलिटेंट की बात करते हैं तो उसको ज़्यादा तूल दी जाती है, और मैं समझती हूँ गलत है। मिलिटेंट किसी का गला काटे, बहुत गलत है। मिलिटेंट की बॉडी को म्यूटिलेट किया जाए, वो भी बहुत गलत है, क्योंकि मरने के बाद भी एक डिग्निटी इंसान की मेंटेन होनी चाहिए, जो नहीं होती है। जिसमें केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं मकानों को ब्लास्ट करने के लिए, उसमें जो बॉडीज़ है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और कई बार हमें डीएनए के लिए भेजना पड़ा बॉडीज़ को उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैं समझती हूँ एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा करना बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि जब भी अगर एक भाई अपने मिलिटेंट भाई की डेड बॉडी को देखेगा इस हालत में, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और खुदा न खास्ता वो भी बंदूक उठा सकता है। जब आप मिलिटेंट्स को सन ऑफ द सॉइल कहते हैं, तब बड़ा रिएक्शन होता है जम्मू में। देखिए, यहीं के ज़मीन के ही हैं। मैंने तो इतना ही नहीं, मैं ये भी कहती थी कि जब मैं यूनिफाइड कमांड की जो मैं हेड कर रही थी, तो मैंने हर वक्त हर मीटिंग में ये कहा, जब लोकल मिलिटेंट की बात आएगी उसको कोशिश करें कि वो सरेंडर करें, उसको कोशिश करें कि वो एनकाउंटर से पहले उसको पूरा मौका दे कि भाई वो वापस आ जाए, मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए, वो हथियार डाल दे, ताकि लोकल मिलिटेंट्स को हम बचा सकें, क्योंकि दे आर सन्स ऑफ द सॉइल एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन आपकी ये फरियाद, या और ये मैंने कहा कि अगर मुझे मालूम होता बुरहान वानी के टाइम में कि बुरहान वहाँ पर है,
तो शायद मैं उनको बोलती कि इसको ज़िंदा पकड़ लीजिए, इसको मारिए मत। मैडम, आपने आपके कहने पर, आपके दबाव पर यूनाइटेड सीज फायर हुआ, आउटकम सोच के अच्छे नहीं निकले ना? नहीं, बहुत अच्छा निकला, क्योंकि 1 महीने तक कम से कम जो कैजुअलिटीज़ थी, जो लोग जितनी मौतें होती थी, वो मौतें तो कम से कम हो गई ना, और उसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट हो रहा था। उसको 6 महीने तक और एक्सटेंड करना चाहिए था। आप देखते कि जम्मू कश्मीर के हालात ही बदल गए होते। ये तो सरसरी तौर आप देखते हैं ना, उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था लोगों में। लोग समझ रहे थे कि सीज़ फायर हो गया, लोगों को एक आराम था, सुकून था, घूम रहे थे, फिर रहे थे, ख़ासकर रमज़ान के महीने में। तो उसका एक अच्छा असर होता। अगर उसको आगे और एक्सटेंड किया होता तो आपको उसके अच्छे नताइज नज़र आते। हमने सुचात बुखारी खोया, औरंगजेब खोया, इसी सीज फायर के दौरान। नहीं, सीज़ फायर के, अगर सीज़ फायर नहीं होता तो क्या वो नहीं होता? ये कैसे कहते हैं आप? आज सीज़ फायर नहीं है तो हमारे 40 लोग क्यों वहाँ पुलवामा में मारे गए? आज तो कोई सीज़ फायर नहीं था। जी मैडम, अब यूथ दोबारा मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्ष पूरा आप पे आरोप लगाते हैं कि अगर बीजेपी और पीडीपी मिलकर के सरकार नहीं बनाते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमने नई टर्मिनोलॉजी दी थी, तो शायद ये यूथ जो है गन कल्चर की तरफ नहीं जाती। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, जो मैंने पहले भी कहा, मुफ्ती साहब ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे चलाने के लिए ये किया था। और शायद उसी सवाल में इसका जवाब है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी के टाइम में चला था, उससे सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बदल गई थी। पर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आ गए, उन्होंने सोचा यहाँ सब ठीक हो गया है, यहाँ कोई अब बातचीत की ज़रूरत नहीं है, डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, खाली आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो। तो नतीजा ये हो गया कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस तब रुक गया वो आगे नहीं चला। कांग्रेस 10 साल सरकार में रही, ना पाकिस्तान से बातचीत हुई, ना हुर्रियत वालों से बातचीत हुई। इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट आई, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जो आज वो कह रहे हैं, आज हम 370 की जो है हिफाजत करेंगे। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने ही जो है 2007 में हज़ारों कनाल ज़मीन जो है 370 की धज्जियाँ उड़ाते हुए ट्रांसफ़र कर दी थी श्राइन बोर्ड को, ये सोच के कि पूरे मुल्क में हम इस नाम पे वोट मिलेंगे हमें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त उबाल है लोगों में, उसके बाद 28 नंबर से उठा के अफजल गुरु को फांसी दे दी, ये सारा अंदर है। ये जो हमारे यहाँ कब्रिस्तान है वो तो गायब नहीं हो जाएंगे ना, हालात ठीक होते पर कब्रिस्तान तो वही है। तो लोगों के अंदर में ये है, और इसी को देखते हुए मुफ्ती साहब ने कहा था मैं बहुत अच्छी सड़क बना सकता हूँ, पुल दे सकता हूँ, मगर जब तक मैं कश्मीर का जो दर्द है उसका इलाज नहीं करूँगा। और उसके इलाज के लिए उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक कदम उठाया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया कि इसका इलाज हो। तो असली दर्द तो वही है ना। ये तो कहते हैं महबूबा मुफ्ती ने की, हाँ ये इसमें कोई शक नहीं है, लोग हमसे बहुत नाराज़ हो गए, लोगों को बड़ा गुस्सा है बीजेपी के साथ क्यों हाथ मिलाया, मगर जो मकसद था वो बहुत बड़ा था जी। तो उस वही चीज़ है कि जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, हुर्रियत वालों से बात नहीं करेंगे, तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैडम, आपके टेन्योर में सेंटर ने, यूनियन गवर्नमेंट ने सारे फ्रंट खोल रखे थे, ऑपरेशन ऑल आउट भी चल रहा था, दिनेश्वर कुमार शर्मा इंटरलोकेटर वो भी बातचीत कर रहे थे, पत्थरबाजों को भी रोका जा रहा था, साथ में और जो उनको PSA लगा था वो भी हटाया जा रहा था। लेकिन अब एकदम से सख्ती की जा रही है, क्या कितना नुकसान दे सकती है ये सख्ती? देखिए, मेरे टाइम में भी कोई 11-12 हज़ार नौजवानों के ख़िलाफ़ हमने FIR विड्रॉ किए थे जी। मुझे जो है बताया जाता था PSA लगाओ, हम बहुत कम PSA लगाते थे, इसमें PSA की एप्लीकेशन बहुत कम होती थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई जो है पत्थर मारा तो उसको PSA लगा दो, ये नहीं करना चाहिए। और ये भी आपने कहा मैंने सीज़ फायर करवाया, मैंने जो है जो क्रैक डाउन्स कहते थे, जैसे मीरवाइज पे NIA का रेट चाहते थे, मैंने वो करने नहीं दिया। गिलानी साहब के ऊपर वो इनकम टैक्स का रेट करना चाहते थे, मैंने वो नहीं करने दिया। इसी तरह जमात इस्लामी वगैरह के ऊपर क्रैकडाउन करना चाहते थे, मैंने वो करने। आज बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। हाँ, उस वक्त ये जो ट्रेड इन्होंने बंद किया उस वक्त भी बंद करना चाहते थे, मैंने आई पुट डाउन माई फुट। मैंने कहा अगर आपने ट्रेड बंद कर दिया तो फिर तो मैंने सरकार से निकल जाना है, क्योंकि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का ख्वाब है। जी बिल्कुल, इसको मैं तोड़ने नहीं दूंगी। क्रेडिट उनको तो आज जो कर रहे हैं इसका बिल्कुल उल्टा नताइज निकलेंगे इसके। जितनी आप सख्ती करोगे, जितनी आप मस्कुलर पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, जितना आप जमात इस्लामी को पकड़ना, यासीन मलिक बीमार है, क्यों उसको पकड़ के रखा है आपने साध्वी प्रज्ञा को छोड़ दिया जिसके खिलाफ इतने ख़तरनाक इन्होंने इल्ज़ाम हैं। आप यासीन मलिक को बीमार है, वो उसको बंद करके रखा है, उसको बीवी बच्चे उससे मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दे रहे हो, तो ये कश्मीर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
अफजल गुरु की फांसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा कश्मीर में कि आज आपके अफजल गुरु डेथ स्क्वाड्स बने हुए हैं। तो ये बातें दिल्ली वालों को सोचनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट सीरियस नहीं है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, एटॉनमी है, सेल्फ रूल है, सी रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट है, इंटरलोकेटर्स जो वर्किंग ग्रुप आपके टाइम पे बने थे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी डॉक्यूमेंट पर गंभीरता से सोच विचार सेंटर गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये खाली बीजेपी की बात नहीं है। इवन जब यूपीए की सरकार थी, 10 साल वो गवर्नमेंट में थे, और उस वक्त हमारी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स थी, जो सेल्फ रूल का निचोड़ है 5 वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट। रास्ते खोलो, दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाओ, बॉर्डर चेंज किए बगैर, पावर प्रोजेक्ट्स वापस करो, एस्पा को रिवोक करो, सिक्योरिटी फोर्सेस को सिविलियन एरिया से निकाल, ये सब सेल्फ रूल है और ये सब वर्किंग ग्रुप्स में। मगर कांग्रेस ने इंटरलॉक्यूटर भी अपॉइंट किए, पर अमल तो किसी चीज़ पे नहीं किया। बीजेपी ने दिनेश्वर शर्मा को अपॉइंट किया, हालांकि उसको कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक दिया, मगर जहाँ तक अमल करने की बात है, अमल तो किसी चीज़ पे नहीं हो रहा है। हमने कहा था करगिल अस्करदू खोलो, जम्मू सियालकोट खोलो, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को जिस तरह बंद करके रखा है कैद में, आप जब तक इसको पूरी छूट नहीं देते हो कि जम्मू कश्मीर का इंसान उठ के वो यहाँ से जिंग जैंग चाइना पहुँचना चाहिए, ईरान जाना चाहिए, अस्करदू जाना चाहिए, तो ये कुछ ना कुछ तो आपको हल देना है। क्या हल देंगे? बॉर्डर तो आप चेंज नहीं करेंगे, मगर बॉर्डरों को बिल्कुल आप इरेलेवेंट तो बना सकते हैं, ख़त्म तो कर सकते हैं, ये दीवारें तो तोड़ सकते हैं। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक जैसा हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया साथ आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं साथ आ सकते हैं जम्मू कश्मीर को ब्रिज बना के? मैडम, ट्रेड ठीक बात है, अच्छा एक इनिशिएटिव था और जिसमें स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को पूरा क्रेडिट जाता है, लेकिन ट्रेड की आड़ में अगर नार्को टेररिज्म होता है या फिर हवाला राशि आती है तो कितना उचित है उसको कंटिन्यू करना? आपको याद है वाघा बॉर्डर से कितने क्विंटल इन्होंने ड्रग्स पकड़े जी, तो क्या बंद किया उसको? आपको मैंने होम मिनिस्टर के पीछे, मैं जो 2 साल में चीफ मिनिस्टर थी, पूरे 2 साल में रही कि वो जो बड़े ट्रक्स हैं जो जिसमें एक्सरे ट्रक्स हैं वो ले आइए, ताकि उस एक्सरे मशीन से पता चले क्या आ रहा है। उसमें करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है, वो तो खर्च करने के लिए आप तैयार नहीं है। आसान बात आ गई, ट्रेड को बंद कर दिए क्योंकि जम्मू कश्मीर है इसलिए यहाँ सब चलता है। वाघा बॉर्डर को बंद करके दिखाइए ना ड्रग्स के नाम पे। मतलब कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। आपने बोला हाईवे पे 2 दिन बंद करो, फ्रूट हमारा सड़ रहा है, हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनका फ्रूट सड़ रहा है। आपने हमारा बीमार कैंसर पेशेंट मर गया क्योंकि वो बेचारा हाईवे पे जा नहीं सकता था। आपने मुजफ्फराबाद रोड पे ट्रेड बंद कर दिया। कितना चौक करेंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैडम, अब जो ये डिसीजन लिया है कि कॉन्वे जाया करेगी वेडनेसडे एंड संडे को, ये कितना सही लगता है आपको? बहुत गलत, बहुत गलत है ये। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एहसास दिला रहे हो कि हम यहाँ पर काबिज हैं जी, काबिज हैं, यानी वी आर हम ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं, हम जो चाहेंगे आपसे करवा सकते हैं। हमने कहा आज सड़क पे नहीं चलना है, आप नहीं चल सकते हो। हम आपको कहेंगे खड़े हो जाओ, आपको खड़ा होना है। हम कहेंगे नीचे बैठो, आपको नीचे बैठना है। इसका इम्पैक्ट जो है, जो साइकी पे, जो खासकर जो नई जनरेशन है उनकी साइकी पे इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है, बहुत ही बुरा पड़ता है। मैडम, पार्टी की एक गुलामी का एहसास होता है कि हम शायद खुदा ना खास्ता किसी के अंडर गुलाम है, कि वो आज बोलता है आज सड़क पे गाड़ी नहीं निकालनी। अभी SDM डूरू को इतनी उसकी पिटाई की क्योंकि वो ट्रैफिक को जो है वो करवा रहा था, और उसके बाद आर्मी वालों ने पकड़ के उसको किसी बात के ऊपर पिटाई की। तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत बुरा पड़ता है। मैडम, पार्टी से काफ़ी लोग छोड़ के गए हैं और उस वक्त छोड़ के गए हैं जब आपको उनकी ज़रूरत थी। कितना नुकसान हुआ, कितना डेंट लगा पार्टी को, और उसको रिकवरी कैसी होगी? देखिए, सबसे जो बात अच्छी होगी वो ये होगी कि जितने भी लीडर है, जो मिनिस्टर थे तब बहुत अच्छा था, चले गए, अकेले चले गए, पर जो लोग जुड़ रहे हैं हमसे उनके साथ लोग हैं। और जो मेरा कैडर है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का बनाया हुआ कैडर है, जो मेरे साथ चला, अब उनके बच्चे चलते हैं, वो वहीं का वहीं है, वो कहीं नहीं गया है। मेरा वर्कर आज भी वहीं खड़ा, हालांकि मैं उसको कुछ दे नहीं पाई, हालात इतने ख़राब रहे मेरे साथ, शायद वो उसकी मुलाकात भी नहीं हो सकी 2 साल में, मगर वो वहीं खड़ा है जहां मुफ्ती साहब ने उसको रखा है। तो इसलिए मेरा कैडर मेरे साथ है, मेरी पार्टी के साथ है। इसलिए मुझे 100% उम्मीद है कि PDP फिर से पहले से भी ज़्यादा ताकत से उभर के सामने आ जाएगी। मैडम, आपका कैडर आपके साथ होता तो शायद पोल परसेंटेज ज़्यादा होती। कैडर बिल्कुल साथ है। अब देखिए, थोड़ा मिलिटेंसी का भी आपको पता होना चाहिए, मिलिटेंसी का भी डर है। दूसरा, इन्होंने एक तो मैंने काफ़ी वजूहत बताई है आपको,
दूसरा ये है कि जो ये जो पोलिंग बूथ्स की क्लबिंग भी की थी, 2-3 किलोमीटर लोगों को चलना भी पड़ा, और टाउन्स में दूसरी जगह में वो भी मुश्किल हो गई। मगर मैं मानती हूँ कि जो बाइकआउट जितना कम हो सकता था वो हम नहीं कर पाए। मैडम, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का अल्टरनेट माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर बोलते हैं कि हमें पोल बाइकआउट करना, तो आप पोल बाइकआउट करते हैं। वो कोई दूसरा डिसीजन लेते हैं। तो गलत कह रहे हैं। प्राज्ञा वाले इशू पे भी पहले नेशनल नहीं, गलत बात है आपको। बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे पे चलती है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पीडीपी बनाई, उस वक्त करगिल वॉर हो गया था, तब पाकिस्तान का नाम लेना मुश्किल था। तब फारूक साहब कहते थे पाकिस्तान के ऊपर बम फेंको, जो दूसरा कश्मीर है वहाँ के कैंप्स उड़ा दो, वहाँ बमबारी कर दो, हुर्रियत वालों को दरियाए जहले में फेंक दो। तो जब पीडीपी बनी, हमने ऐलानिया कहा कि सेपरेटिस्ट से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को ब्रिज बनना चाहिए। आज वही बात फारूक साहब कहते हैं, वही कांग्रेस कहती है, वही और जमातें कहती हैं। हमने 370 पे स्टैंड लिया, मैंने 35A पे स्टैंड लिया। मैं फारूक साहब से मिली जब मैं चीफ मिनिस्टर थी, उमर साहब से मिली, हमने कहा हम ऐसे करेंगे। तो उसके बाद हम इकट्ठे चले इस मामले में। तो मेरा ये कहना है कि पीडीपी जो है रास्ता दिखा रही है, बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप किसी से भी पूछिए, वो बताएंगे आपको कि 96 से लेके 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती थी पाकिस्तान के बारे में। उमर साहब जब मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में, तो वो क्या कहते थे पाकिस्तान के बारे में। तो आज वो लोग क्या कहते हैं। तो ये तो पीडीपी का एजेंडा ही सब फॉलो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं रास्ते खोलो, ये भी कह रहे हैं रास्ते खोलो। हम कहते हैं करगिल अस्कर दो खोलो, ये कहते हैं करगिल अस्कर दो खोलो। हमने कहा जमात इस्लामी पे बैन नहीं होना चाहिए, उसको उठा दो। अब वो भी कहना शुरू कर दिया, हालांकि जमात इस्लामी के साथ इनका जो है अच्छे रिलेशन कभी नहीं रहे हैं। तो ये तो वही कहते हैं जो पीडीपी कहती है। लेकिन मैडम, ऐसा माना जाता है कि पीडीपी भी अगर पावर में होती है तो बड़ी नेशनलिस्ट होती है, और वैसा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, अब वो पावर में होते हैं बड़े नेशनलिस्ट होते हैं, गुणगान गाते हैं। जैसे आप खुद ही बता रही, कह रहे थे कि पाकिस्तान पे जो कैंप है वहाँ पे गोली। हमने कभी नहीं कहा। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे जब मैं चीफ मिनिस्टर थी, जब 35A पे मैंने स्टेटमेंट दिया दिल्ली में, तब मैं चीफ मिनिस्टर थी। जब मैंने कहा अगर 35A के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो जम्मू कश्मीर में हमारे मुल्क के झंडे को कोई कांधा नहीं देगा, तब मैं चीफ मिनिस्टर थी। जब मैंने कहा पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए था, तब मैं चीफ मिनिस्टर थी। जब मैंने कहा हुर्रियत के साथ डायलॉग होना चाहिए, तब मैं चीफ मिनिस्टर थी। जब भी मैंने सीज़ फायर कहा, मैं तब चीफ मिनिस्टर थी, मैंने सीज़ फायर कराया। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ FIR विड्रॉ कराए, तब मैं चीफ मिनिस्टर थी। जमात इस्लामी के खिलाफ मैंने बैन नहीं होने दिया, तब मैं चीफ मिनिस्टर थी। मैडम, समय का अभाव है, लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जब पीडीपी बनी थी, ये क्रिएशन बीजेपी की थी या वाजपेयी की थी? अब ये जो नई सी क्रिएशंस आ रही हैं, शाह फैजल हो रहा है, जो बाकी नाम मैंने आपको सुना, क्या ये भी कोई क्रिएशन है? देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो शख्सियत है, जो उनका रिकॉर्ड है, वो इस मुल्क के होम मिनिस्टर रहे हैं, और अपने बलबूते पे उन्होंने कोई सहारा नहीं लिया दाएं बाएं। तो उस शख्स ने अगर एक पार्टी बनाई, वो किसी की क्रिएशन नहीं हो सकती। मुफ्ती मोहम्मद सईद किसी की क्रिएशन नहीं हो सकता है। आज जो हो रहा है, मैंने कहा हर एक को हक है पार्टी बनाने का, पर जिस तरह से पैसे का फ्लो इनके पास है, जिस तरह हम देखते हैं ये पार्टीज जो बिहेव करती हैं, जिस तरह ये पैसा खर्च करते हैं, उस पर सवालिया निशान होता है कि ये पैसा कहाँ से आता है इनके पास। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।